नताशिया जिज्ञासु निगाहों से चारों ओर देखते हुए विक्टर के घर के तहखाने से गुजर रही थी। अब आपको आश्चर्य हो सकता है, वह क्या कर रही है? बेशक, वह खोजबीन कर रही थी। वह विक्टर के घर की सभी जगहों को याद करने के लिए पूरे तहखाने में घूम रही थी। उसने इस जगह के हर कोने का दौरा किया, रूबी की प्रयोगशाला जैसी जगहें, वह कमरा जहां स्केच की बेटियां थीं, और स्केच का कमरा जहां वह नहीं गई थी। और उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। और उसे 100% यकीन था कि स्केच अब व्यावहारिक रूप से विक्टर के बगल में सोता है, जो उसके दृष्टिकोण से बहुत कष्टप्रद होने के साथ साथ एक अच्छी बात भी थी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से विक्टर सबसे मजबूत योद्धा के दिल तक पहुंच रहा था। विक्टर के वाद्य यंत्र पर सवार सबसे शक्तिशाली योद्धा की कल्पना मात्र से अनजाने में नताशिया के दिल में संतुष्टि की हल्की सी भावना उमड़ने लगी। आखिरकार वह घृणित महिला अतीत में बहुत अत्याचारी थी, इसलिए वह स्केच के इस कमजोर संस्करण को क्षुद्र प्रतिशोध के रूप में देखना चाहती थी। अजीब बात है, उसे स्केथेच या विक्टर की अन्य पत्नियों की परवाह नहीं थी, लेकिन जब वह एक अजीब महिला के बारे में सोचती थी, जो उसके साथ संबंध बना रही थी, कुछ पूरी तरह से अजनबी, तो उसका चेहरा पूरी तरह से बेजान हो जाता था। इस विचार मात्र से उसे नफरत होने लगती थी। अब उसे वायलट, रूबी, स्कैथेच और साशा की परवाह नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह उल्लिखित महिलाओं को जानती थी, वह उन महिलाओं की माताओं को जानती थी, और बेटियां माताओं की प्रतियों की तरह थीं, इसलिए सब कुछ ठीक था। आखिरकार परिवार में सभी लोग थे। यहाँ अमेरिका में भी ऐसा कैसे कहा जाता है? उसने सोचना शुरू किया और जल्द ही सही शब्द ढूंढ लिया। अलबामा का प्यारा घर, जब सब कुछ परिवार में हो तो सब कुछ इंद्रधनुष की तरह रंगीन हो जाता है। उसे अब कोई मतलब नहीं रह गया था। नताशिया एक ऐसी जगह में प्रवेश करने वाली थी जहां वह अभी तक नहीं गई थी, इसलिए नताशिया ने ऊपर के चिन्ह को देखा। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम, पूछताछ कक्ष प्रताड़ना के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम, प्लेट पर नाम देखकर नताशिया की मुस्कुराहट खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि उसे लगभग यकीन हो गया था कि वह लिखावट विक्टर की पत्नियों में से एक की थी। अब सवाल यह है कि शायद रूबी, मुझे ऐसा नहीं लगता, वह ऐसा करने के लिए बहुत गंभीर लगती है। शायद मेरी बेटी साशा। उसने अपनी बाहें मोड़ ली और सोचने लगी, और जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसकी बेटी ऐसी नहीं है जो इसकी परवाह करेगी। तो जो बचा है वह है वायलट। एग्नेस के व्यक्तित्व पर कुछ विचार करने के बाद वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि वायलट ही वह थी जिसने ऐसा किया था। चूंकि यदि वायलट एग्नेस की तरह थी, जो कि वह निश्चित रूप से थी, तो उसमें थोड़ा परपीड़क हास्य और प्रवृत्ति भी थी। नताशिया ने नीचे देखा और कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए लाल हो गईं। उसने विक्टर को दीवार के सहारे उसकी छाती पर हाथ रखकर झुकते हुए देखा। उसकी आंखें बंद थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उसने विक्टर को देखा, नताशिया की इच्छा लगभग उस पर हावी हो गई। वह उसे उठाकर एक कमरे में ले जाना चाहती थी, और उसके साथ वह करना चाहती थी। वह अपहरण भी कर लेगी, खांसी, अपनी बेटी को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित करो। लेकिन एक पूर्व शिकारी के रूप में, वह जानती थी, उसके पुराने तरीके इस आदमी पर काम नहीं करेंगे, यही कारण है कि वह उसे इतना पसंद करती थी। बेशक बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, उसने उसे इस तरह से देखा जैसे उसके पूरे जीवन में पहले किसी आदमी ने ऐसा नहीं किया था। नताशिया की आंखें खून से लाल चमक रही थीं और उसकी सांसें गड़बड़ा रही थीं, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अच्छी स्थिति में नहीं थी। अरे नहीं, मैं उत्तेजित हो रहा हूं, मुझे शांत हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, और स्वाभाविक मुस्कान के साथ जवाब देना चाहिए। हाँ। एक स्वाभाविक मुस्कान, नोबल नेक्स्ट कॉम। हंस खांसी, विक्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस बमुश्किल ही, वह लगभग उसे अपना पति कहती थी, और बमुश्किल वह एक प्राकृतिक मुस्कान का प्रबंधन कर पाती थी। विक्टर ने अपनी आंखें खोली और नताशिया की ओर देखा। फिर महिला के चेहरे पर विकृत मुस्कान देखकर, ओह, यह तो अच्छी मुस्कान है, वह थोड़ा मुस्कुराया। शायद उसने उस मुस्कुराहट पर ध्यान ही नहीं दिया था जो अब उसके चेहरे पर थी। उसने अपना चेहरा छुआ और महसूस किया कि वह प्राकृतिक चेहरा बनाने में विफल रही है। लेकिन अगर उसे यह पसंद आया, तो ठीक है, ठीक है। सही।
विक्टर की मुस्कुराहट थोड़ी बढ़ गई जब उसने महिला को पूरी तरह से भ्रमित देखा, ऐसा अभिनय कर रही थी जैसे वह एक किशोरी थी जिसने कुछ गलत किया था। लेकिन जल्द ही वह अपनी तटस्थ अभिव्यक्ति पर लौट आया और कहा, मैं यहाँ अपनी पत्नी का समर्थन करने के लिए हूँ। कौन सा? नताशिया के चेहरे पर एक भ्रमित भाव प्रदर्शित हुआ। साशा, वह सरल स्वर में बोला और फिर आंखें बंद कर ली। ओह! नताशिया विक्टर के पास गई और देखा कि वह एक दरवाजे के बगल में था। मारिया, वो वहां है। वह सब तुम्हारा है, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे वही करो। साशा ने तटस्थ स्वर में बात की जिसमें क्रूरता का एक छोटा सा संकेत था। बेटी, वह उत्सुक थी कि दूसरी तरफ क्या हो रहा था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए हैंडल को छूने जा रही थी, विक्टर ने अपना हाथ उसके सामने रखा। रुकना, आरा। उसने खून से लाल चमकती आंखों से विक्टर की ओर देखा। उसने उस आदमी की आंखों में देखा। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? वह पूछने जा रही थी कि वह उसे अंदर जाने से क्यों रोक रहा है, लेकिन विक्टर ने टोकते हुए ऐसी आवाज में कहा कि नताशिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन यह डर से बिल्कुल अलग कारण से था। उसे यह अवश्य करना चाहिए। उन कुत्तों ने उसके किसी प्रिय व्यक्ति पर हमला किया और उसे मार डाला। विक्टर का आधा चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया और ऐसा लग रहा था जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हो। उसे यह अवश्य करना चाहिए। उन्होंने उसकी मां को मार डाला। उसे यह अवश्य करना चाहिए। बदला उसे अपने हाथों से लेना होगा। उसे यह अवश्य करना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस पल को कोई नहीं रोक सकता, न आप, न भगवान, न मैं। धीरे धीरे विक्टर का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया और वह राक्षसी आवाज में बोला जो उसकी अपनी आवाज में विलीन हो गई थी। उसे यह अवश्य करना चाहिए। नताशिया का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसकी सांसें फिर से अनियमित होने लगी, जबकि वह मुश्किल से खुद को रोक रही थी। वह विभिन्न कारणों से उस तीव्र दृष्टि को सहन नहीं कर सकी जिसे वह अभी व्यक्त नहीं करना चाहती थी। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। अपने होठों को जोर से काटते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, नहीं तो वह कुछ ऐसा कर बैठती जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। विक्टर ने अपने हाथ का इस्तेमाल किया और धीरे से उसे अपनी ओर घुमाया। विक्टर का स्पर्श महसूस करते ही नताशिया का पूरा शरीर कांप उठा। जब उसने अपनी आंखों में इच्छा की स्पष्ट झलक के साथ विक्टर के चेहरे की ओर देखा। एक अच्छी महिला बनो और यहां उसका इंतजार करो। हाँ टिल्डा, अनजाने में उसकी आवाज उसकी इच्छा से अधिक कामुक निकली। अच्छा। विक्टर ने महिला को छोड़ दिया और जिस स्थिति में था वापस आ गया और जल्द ही उसका चेहरा सामान्य हो गया। नताशिया ने रक्त लाल आंखों से विक्टर की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह कई चीजों के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसके विचार एक चीज पर केंद्रित थे। यह बुरा है, मैं थोड़ी गीली हो गई हूं, मुझे अपनी पैंटी बदलनी होगी। लेकिन उसे लगा जैसे वह अब यहां से बाहर नहीं निकल सकती, और चुपचाप, क्योंकि वह दरवाजे के दूसरी तरफ दीवार पर खड़ी थी, वह अब विक्टर के करीब नहीं जा सकती थी। वह क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि वह नहीं जानती थी कि क्या उसके पास अब खुद को रोकने की ताकत होगी, इसलिए थोड़ा दूर रहना ही बेहतर था। बैडम्प, बैडम्प, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, वह इसके बारे में एक मंत्र की तरह सोच रही थी। अल्पविराम, अल्पविराम, अल्पविराम। एक अंधेरे कमरे में साशा और मारिया का सामना एक आदमी से था जो एक कुर्सी पर बैठा था जो काफी मजबूत लग रहा था। राक्षसों, जान लो मेरी इच्छा लोहे की बनी है, यातना का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मैं नहीं जाऊंगा। साशा ने कालोस पर उंगली उठाई। चुप रहो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बिजली का एक छोटा सा झटका उसकी उंगली से निकला और उस आदमी की छाती पर लगा, और फिर आहे है, वह दर्द से चिल्लाया। मुझे बताओ, मारिया। साशा ने मारिया की ओर देखा, जो अभी भी थोड़ी चोटिल थी, लेकिन पिछली रात की तुलना में काफी बेहतर थी। विक्टर द्वारा साशा के अनुरोध पर उसे दी गई रक्त की छोटी बूंद के लिए धन्यवाद। आप क्या करना चाहते हैं? मास्टर, मारिया ने साशा की ओर देखा, और धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा जैसे कि वह कोई लाश हो, और उसके चेहरे पर कई निशान के आकार की दरारें दिखाई देने लगी। उसके दांत तेज हो गए, उसकी आंखें मुड़ गईं, खून लाल हो गया, और उसने कालोस की ओर देखा। मैं उसे खाना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि आपकी प्रेरणा कम नहीं हुई है। साशा की मुस्कान बढ़ गई। मास्टर, वह कालोस नहीं है जिसे मैं अब जानता हूं। उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उसे इस सनकी में बदल दिया गया है जो भगवान का प्रतीक है। और
मारिया के शरीर से लाल धागे निकलकर चारों ओर फैलने लगे। मैं पहले जैसी मारिया नहीं रही। वे लाल धागे कालोस की ओर गए। उस आदमी ने तटस्थ दृष्टि से ये सब झेला, जबकि उसने अपने सामने राक्षस को देखा। हाइब्रिड कमांडर प्रयोग को खारिज कर दिया गया है। उसने अपने दिमाग में एक रोबोटिक आवाज सुनी और जल्द ही उसे लगा कि उसके दिमाग से कुछ निकल रहा है। और लंबे समय में पहली बार उसने फिर से स्वतंत्र महसूस किया। आह, जैसी कि उम्मीद थी। सब कुछ के बावजूद मैंने जो किया वह अभी भी पर्याप्त नहीं था, वह तटस्थ स्वर में बोला। मारिया की लड़ियां कालोस की आंखों के सामने रुक गईं। साशा की आंखें घूम गईं। वह अचानक परिवर्तन क्या था? वह एक पागल कट्टरपंथी से एक सामान्य व्यक्ति क्यों बन गया? उसने मारिया के तारों और खुद मारिया को नजरअंदाज कर दिया और बोला, साशा फुलगर। साशा ने कालोस को तटस्थ आंखों से देखा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अपरिहार्य था। क्या कहा आपने? अंत में आप और मैं, और यहां तक कि मारिया भी उस चीज का शिकार है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था। विषय को मत बदलो, साशा, ऐसी आवाज में दहाड़ी जैसे बिजली धरती पर गिर रही हो। कालोस साशा को देखता रहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे घर को क्यों निशाना बनाया गया, है ना? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें पता चला कि मेरे घर ने गिनती का खिताब खो दिया है। हाँ, और जांच के नेताओं ने सोचा कि कबीले फुलगर को और कमजोर करना एक अच्छा विचार होगा। और हमने नौकरी ले ली क्योंकि वेतन अच्छा था। यह सिर्फ व्यवसाय था। और साशा जानना चाहती थी कि इस सब से उसका क्या मतलब है। बेशक इससे मेरा अपराध दूर नहीं हो जाता, मैंने फिर भी आपके लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या कर दी। उसने मारिया की ओर देखा। और तुमने मेरे साथ भी वैसा ही किया। उस स्थान पर एक क्षण का मौन छा गया, और फिर उसने जारी रखा। मैं ये कहना चाहता हूं कि पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आप और मैं पीड़ित हैं। अल्पविराम 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 अल्पविराम। मनुष्य ने कभी भी अपने से भिन्न किसी चीज को स्वीकार नहीं किया है, विशेषकर पिशाच जैसे प्राणियों को। कालोस ने फिर साशा की ओर देखा। चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, पिशाच मनुष्यों के प्राकृतिक शिकारी हैं, और उन्हें हमेशा खतरा महसूस होता है। ये स्वाभाविक है। हजारों वर्षों से चले आ रहे इस युद्ध में यथास्थिति बनाए रखने का कोई रास्ता नहीं है। एक पक्ष को जीतना होगा और दूसरे पक्ष को अपने अधीन करना होगा। और मनुष्य दबाव महसूस कर रहे हैं, और जब उन्हें सीमा तक धकेल दिया जाता है, तो वे अक्षम्य कार्य करना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि अपनी तरह के लोगों के प्रति भी। कालोस ने घृणा के साथ बात की क्योंकि उसे एक ऐसा स्थान याद आया जो पकड़े गए पिशाचों और प्रयोगों के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे वफादार मनुष्यों से भरा हुआ था। आपका क्या मतलब है? अलुकार्ड गिने। विक्टर का नाम सुनते ही साशा और मारिया के शरीर थोड़ा हिल गए। एक सनकी जो गिनती के 3 सबसे मजबूत पिशाच घरों की शक्तियों का उपयोग करता है, स्कैथा का शिष्य, और इतिहास में सबसे कम उम्र का पिशाच जिसे गिनती की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। हर संभव तरीके से एक राक्षस। एंडरसन, वेयरवुल्फ राजा फेनरा का दूसरा बेटा। एक राक्षस के बारे में कहा जाता है कि उसके पास अपने पिता के समान प्रतिभा है, और मुझे उसके भाई फेनिर का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं है। दोनों सनकी हैं जिन्होंने स्पार्टन जैसे प्रशिक्षण को सहन किया है। वेयरवुल्फ किंग चुड़ैल रानी की बेटियों का जिक्र नहीं। जो महिलाएं कुछ खास मंत्रों में माहिर होती हैं, वे मानवता पर बड़ा कहर बरपाने में सक्षम होती हैं। और अधिक जोड़ने के लिए, ये सभी समूह कमजोर नहीं हुए हैं। पिशाच पक्ष राजा के पास अभी भी पिशाचों की गिनती है, और उसके सबसे बड़े बेटे भी मजबूत हैं। यही स्थिति वेयरवुल्व्स पर भी लागू होती है, बस उस क्षेत्र में कितने भेड़िए हैं? हजारों, सैकड़ों, हजारों। मुझे चुड़ैलों के बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? ध्यान में रखते हुए, उन्होंने चुड़ैल के शिकार के बाद कभी युद्ध नहीं लड़ा। मुझे ये सब बताने का क्या मतलब है? कालोस। साशा की आंखें सुंदर नहीं थीं, क्योंकि उसके लिए वह आदमी सिर्फ बकवास कर रहा था। मनुष्य अभिभूत हैं, जांच में इन सभी प्राणियों से लड़ने की पर्याप्त शक्ति नहीं है। कालोस ने दुखी स्वर में बात की जब उसने कई वेयरवुल्फ पैक्स की रिपोर्ट देखी जो महिलाओं का अपहरण कर रहे थे, और पिशाचों का एक समूह था जिन्होंने नाइटिंगेल में पशुधन के रूप में काम करने के लिए मनुष्यों का अपहरण कर लिया था। और इस वजह से, वे उन शक्तियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिनके साथ उन्हें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और मैं उसी का परिणाम हूं। वह अपने दाहिने हाथ की ओर देखते हुए बोला, जो पहले काली शक्ति से ढका हुआ था।
बकवास, साशा ने अचानक कहा, पहले की तुलना में ठंडी आवाज में। कार्लोस ने साशा की ओर देखा। क्या आप जानते हैं कि यह मुझे कैसा लगता है? यह आपके लिए अलौकिक प्राणियों का शिकार करने का एक बहाना मात्र है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अंत में, आप उस चीज से डरते हैं जिसे आप नहीं समझते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि वेयरवुल्फ राजा विशेष रूप से मनुष्यों पर हमला करता था। उसने केवल तभी हमला किया जब मनुष्यों ने वेयरवुल्फ को उकसाया। हाँ, कुछ जंगली भेड़िए इंसानों की दुनिया पर कहर बरपाते हैं, लेकिन इन भेड़ियों का वेयरवुल्फ किंग से कोई संबंध नहीं है। नाइटिंगेल के पिशाच अपने दायरे में शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, बस कुछ मूर्ख हैं जो दुनिया में अराजकता पैदा करने के लिए जाते हैं। जब आप इन पिशाचों को मारते हैं तो पिशाच राजा ने कभी कुछ नहीं कहा। और चुड़ैलो, उन्होंने कभी भी अपनी तटस्थता नहीं तोड़ी है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है क्योंकि वे जानते हैं कि जिस क्षण वे एक पक्ष लेंगे, वे बहुत सारे दुश्मन बना लेंगे और हर जगह से मिलने वाले संसाधन खो देंगे जिस जाति के साथ वे बातचीत करते हैं। क्या तुम मेरे साथ मूर्ख जैसा व्यवहार कर रहे हो? मैं नहीं हूं। साशा का चेहरा कुछ भी सुंदर नहीं था। अगर वह पहले कार्लोस से नफरत करती थी, तो अब वह उसके अस्तित्व से घृणा करती थी। कार्लोस चुप था। आखिरकार, आप वही बहाना इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपने हजारों साल पहले इस्तेमाल किया था। पिशाच दुष्ट होते हैं। हमें उन्हें खत्म करना ही होगा। भगवान ने ऐसा ही करने का आदेश दिया है। आखिर ये भगवान कहाँ है? हजारों साल बीत गए और किसी ने भी इस अस्तित्व का चेहरा नहीं देखा है। वह नहीं जानता था कि कैसे उत्तर दे। क्या आपका ये भगवान सिर्फ इंक्विजिशन के नेता नहीं है? भ्रष्ट राजनेता जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने नेता के नाम का इस्तेमाल करते हैं। ये बहाना कि इंसान अभिभूत है मुझ पर काम नहीं करेगा। दिन के अंत में, आप अभी भी पहले जैसे ही हैं। वे मानवता की बुराई की हत्या के लिए कोई भी बहाना इस्तेमाल करते हैं। और ये मानवता की बुराई क्या है? पिशाच, वेयरवुल्व्स, चुड़ैलें? बिल्कुल नहीं। मानवता की बुराई वे सभी प्राणी हैं जो इसकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं, या वे सभी प्राणी हैं जो इसके संगठन के प्रति समर्पण नहीं करते हैं। जिस चीज पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आप उसे खत्म कर देते हैं। आप हमेशा से यही हैं और हमेशा रहेंगे। पाखंडियों। सांस। जैसा कि अपेक्षित था, पिशाच के लिए इंसानों को समझने का कोई तरीका नहीं है। कार्लोस ने आह भरी। तस्क। साशा की आंखें खून से लाल हो गईं। मैंने आपसे इस बेकार विषय पर बात करके अपना समय बर्बाद किया, साशा घृणा से बोली। उसने मारिया की ओर देखा और कहा, मारिया, वो वहां है। वो सब तुम्हारा है, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे वही करो। साशा ने तटस्थ स्वर में बात की जिसमें क्रूरता का एक छोटा सा संकेत था। हाँ मास्टर, मारिया को अपनी ओर आते देख कार्लोस ने कहा। अंत में, क्या यह मेरा अंत है? मारिया ने एक बड़ी मुस्कान दिखाए। महिला के चेहरे पर आप भावना की एक बूंद भी नहीं देख सकते थे। उसके चेहरे पर केवल एक चीज दिखाई दे रही थी, वह थी भूख। बहुत समय पहले वह अपनी भूख से उबर चुकी थी। यह अपरिहार्य था क्योंकि उसे भारी क्षति हुई थी और उसके शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता थी। हाँ, विक्टर का खून एक शीर्ष पायदान की स्वादिष्टता थी, लेकिन मारिया जानती थी कि उसने केवल साशा की खातिर विक्टर के खून की कुछ बूंदें प्राप्त की थीं। विक्टर स्वेच्छा से अपना खून नहीं देगा। और वह ये भी जानती थी कि वह केवल साशा की वजह से जीवित है। विक्टर ने उस समय आसानी से उससे मरने दिया होगा, और वह उस आदमी की मुस्कुराहट को कभी नहीं भूलेगी जब उसने उसे धीरे धीरे अपनी जिंदगी खोते हुए देखा था। उस मुस्कान ने मारिया के दिल को गहराई से छू लिया, उसे याद दिलाया कि विक्टर कितना डरावना हो सकता है। एक क्रूर प्राणी, एक ऐसा प्राणी जिसमें कोई दया नहीं थी, और साथ ही एक ऐसा प्राणी जो अपने करीबी लोगों का ख्याल रखता था। यह उस आखिरी विशेषता के कारण था कि वह विक्टर से पूरी तरह से नफरत नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर आप इसे उसके दृष्टिकोण से देखें, तो वह सिर्फ एक दुश्मन थी। गलत, ये तो बस शुरुआत है। मारिया ने अपनी गर्दन तोड़ ली। जब तक मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाती, मैं तुम्हारा उपयोग करूंगी। उसके मुंह से पानी टपकने लगा। मैं भूख से मर रहा हूं, और मैं कई दिनों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। आह, तुम सचमुच नरक के प्राणी बन गए हो। मारिया ने व्यंग्य दिखाया। तुम्हारे बारे में भी यही कहा जा सकता है, कार्लोस। हा, आप सही हो सकते हैं। अंत में उसने आह भरी। मारिया उसके सामने रुक गई।
अपने सामने राक्षस को देखते हुए, जो कभी वह व्यक्ति था जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता था, कार्लोस ने कहा, इसे करें। मारिया ने अपना मुंह पूरा खोला और कार्लोस की गर्दन के एक बड़े टुकड़े को काटा और उसका मांस फाड़कर मांस का एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकाला। फुश है। मारिया के चेहरे पर खून के छींटे पड़े, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। जैसे जैसे उसकी मुस्कान बढ़ती गई, लेकिन साथ ही उसकी मुस्कान भी बढ़ती गई, उसके चेहरे से एक छोटा सा अदृश्य आंसू गिर गया। जब उसने कार्लोस को काटा, तो उसके अंदर जो कुछ बचा था वह पूरी तरह से टूट गया। जल्द ही उसने फिर से अपना मुंह खोला और कार्लोस के शरीर से मांस का एक और टुकड़ा काट लिया। घृणित, जैसी उम्मीद थी कि आदमी का खून बेहतर है, लेकिन मैं अपनी भूख मिटा सकता हूं। उसने कार्लोस का मांस निगलते हुए सोचा। अत्यधिक दर्द महसूस करने के बावजूद, यह महसूस करने के बावजूद कि मारिया को उसे खिलाते देखकर उसके अंदर कुछ टूट रहा है, वह चिल्लाया या रोया नहीं। उन्होंने ये सब अपरिहार्य मानकर स्वीकार कर लिया। युद्ध हारने वालों का यही भाग्य होता था, मौत। जैसे कि यह एक फिल्म थी जो तेज गति से चल रही थी, कार्लोस ने एक पल में अपना पूरा जीवन देखा, जबकि उसने अपनी यादों को हाथ में खाना पकड़े हुए वयस्कों से भाग रहे दो बच्चों पर केंद्रित किया। हालांकि यह एक कठिन जीवन था, यह एक अच्छा जीवन था। फिर जैसे ही वह बेहोश होने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहा था, वह अचानक जाग गया। उसने मारिया की ओर हैरानी से देखा और देखा कि उसका शरीर बड़ी तेजी से ठीक हो रहा था। आश्चर्य क्यों? मारिया की मुस्कान बढ़ गई। मैंने कहा, ठीक है। मैं बहुत भूखा हूं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मारिया ने अपने हाथों से इशारा किया, ऐसा लगा जैसे वह हवा पकड़ रही हो, और अपनी ताकत के एक छोटे से प्रयोग से कार्लोस के सभी अंग जमीन पर गिर पड़े। है। इस बार वह दर्द सहन नहीं कर सका, लेकिन एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की तरह उसने अपनी जीभ काट ली और खुद को और चिल्लाने से रोक लिया। लेकिन मारिया ने अपना हाथ कार्लोस के पेट में डाला और उसका लीवर बाहर खींच लिया, जबकि उसने अपना मुंह चौड़ा किया और उसे पूरा निगल लिया। साशा ने तटस्थ आंखों से सामने तमाशा देखा। जब उसने अपनी मां को मारने वाले शत्रुओं को अथाह गड्ढे में डूबते हुए देखा, तो उसे अत्यधिक संतुष्टि महसूस हुई, और ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर रहा हो। मैंने तुमसे बदला लिया, मां। लेकिन इस संतुष्टि को महसूस करते हुए भी वह मुस्कुरा नहीं सकी। मारिया को कार्लोस को अपने सामने खाते हुए देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। उसके मन में एक भोला विचार था कि यदि यह संभव होता, तो वह नहीं चाहती कि इसका इस तरह अंत हो। आखिरकार, वह अभी भी एक दयालु महिला है। वह अपने सामने इस डरावने शो का आनंद नहीं ले सकी। लेकिन ये विचार उसके दिमाग में चलने के बावजूद, उसने कभी भी अपने सामने वाले शो को देखना बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह उसकी जिम्मेदारी थी, उसने ही इसका कारण बना, और उसे इसे अंत तक देखना होगा। एक दयालु महिला होने के बावजूद, वह एक बहुत ही जिम्मेदार महिला भी थी, और इस स्थिति में ये दो लक्षण काफी अजीब तरह से सामने आए। जैसे ही वह अपने सामने शो देख रही थी, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे को थपथपाया है। उसने अपना चेहरा घुमाया और विक्टर को देखा। प्रिय पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपनी पत्नी का बेजान रूप देखकर विक्टर का हृदय चिंता से भर गया। उसने कुछ नहीं कहा और बस उसे गले से लगा लिया और कहा, रुकना। प्रिय। विक्टर ने साशा का चेहरा पकड़ा और थोड़ा ऊपर उठाया, जबकि उसने साशा की बेजान आंखों में देखा और कहा, अपने आप को मजबूर मत करो। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम एक दयालु महिला हो। इस तरह की गंदी नजर तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? विक्टर ने साशा के गाल को थोड़ा सहलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हमेशा की तरह जिद्दी। साशा चुप थी। तुमने मुझसे अपनी दादी का जिक्र किया, है ना? यह उस घटना के बाद हुआ जिसमें कागुया घायल हो गया था। कार्मिला फुलगर। आपने उसका वर्णन कैसे किया? एक महिला जिसका व्यक्तित्व शूरवीर जैसा था, उसे कुछ ऐसा ही कहना याद आया। एक तरह से, हनी। तुम बिल्कुल उसके जैसी हो। एक नेक महिला, एक सीधी और लापरवाह महिला, कभी कभी जिम्मेदार, और सबसे बढ़कर एक दयालु महिला। उसने साशा के सिर पर हाथ फेरा। नॉवल एथक्स्ट कॉम। साशा ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी वजह से तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने पहले ही अपनी मां का बदला ले लिया है, यही काफी है। लेकिन वह कहने जा रही थी कि अंत तक देखना उसकी जिम्मेदारी थी। शश, ये पर्याप्त है।
विक्टर की आंखें लाल लाल चमकने लगी। बस एक बच्चे की तरह सो जाओ, ठीक है। कल जब तुम उठोगे तो जो कुछ भी तुम्हें परेशान करता है वह गायब हो जाएगा। इंतजार। साशा कुछ कहने जा रही थी लेकिन कह नहीं पाई। उसे अपनी आंखें भारी महसूस हुई और वह धीरे धीरे बेहोशी की दुनिया में जाने लगी। विक्टर ने एक राजकुमारी की तरह साशा को अपनी बाहों में ले लिया और उसे उठा लिया। वह बहुत देर तक चुपचाप अपनी पत्नी के चेहरे को देखता रहा, जबकि इस समय उसके दिमाग में कई तरह के विचार चल रहे थे। लेकिन मुख्य बात यह थी, उसे आराम की जरूरत है। आप बहुत दयालु हैं, विक्टर, लेकिन आप जानते हैं कि एक दिन वह इस व्यक्तित्व को जारी नहीं रख पाएगी, नताशिया तटस्थ भाव से बोली। बिल्कुल मेरी तरह उसे भी अपने हाथ गंदे करने होंगे। एक दिन उसे जागना होगा और देखना होगा कि ये दुनिया उसके विश्वास से भी बदतर जगह है। वह मारिया की ओर देखते हुए बोली और फिर विक्टर की ओर देखने लगी। विक्टर ने नताशिया को बेजान आंखों से देखा। विक्टर की नजर देखकर नताशिया का पूरा शरीर कांप गया। आप गलत हैं। ओह, उसे दुनिया की गंदगी से निपटने की जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए यहाँ हूँ। मेरी किसी भी पत्नी को सड़ांध से जूझना नहीं पड़ता है। उन्हें बस वैसे ही रहना है जैसे वे हैं, सुंदर, रक्तपिपासु और बेदाग। बाकी का। विक्टर की मुस्कान इतनी असामान्य रूप से बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा जैसे उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया हो। मैं बाकी का ध्यान रखूंगा। उसने झटके से अपना मुंह पूरा खोल दिया। उसके सामने एक राक्षसी प्राणी खड़ा था। जब आप राक्षसों के बारे में सोचते हैं तो आप क्रूर और दुष्ट प्राणियों के बारे में सोचते हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सब कुछ करते हैं। और अब इस आदमी के बारे में एक सामान्य व्यक्ति की यही धारणा बनेगी। लेकिन नताशिया को वह कुछ और ही लग रहा था। वह एक सौम्य राक्षस की तरह लग रहा था। गलत, वह सिर्फ एक पति था जो अपनी पत्नी के बारे में चिंतित था। मैं देख रही हूँ। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली और धीरे से मुस्कुराई। मुझे साशा से ईर्ष्या हो रही है। काश मैं पहले भी तुम्हारे जैसा किसी से मिली होती। इस बार उसने यह बात किसी गलत इरादे से नहीं कही। ये सचमुच उसके ईमानदार विचार थे। और धीरे धीरे विक्टर के प्रति उसका पहले से ही मौजूद जुनून बढ़ने लगा, क्योंकि हर बार जब वह उसे और अधिक जानने लगी तो उसे लगा कि जिसे वह तलाश रही थी वह ठीक उसके सामने है। विक्टर नताशिया की ओर चला और साशा को उसे सौंप दिया। नताशिया ने साशा को ध्यान से उठाया और अपनी बेटी की ओर देखा। वह बहुत छोटी थी, अब वह इतनी बड़ी हो गई है। जब उसने कल्पना की कि वह अपने दूसरे व्यक्तित्व के कारण अपनी बेटी का बचपन मिस कर रही है तो उसने थोड़ा उदास होकर आह भरी। विक्टर ने नताशिया की ठुड्डी उठाए और महिला को अपनी ओर देखने को कहा। उसने विक्टर की बेजान आंखों में देखा। उसे लगा कि अगर वह उन आंखों में बहुत देर तक देखती रही तो वह उसकी आंखों की उस खाई में समा जाएगी, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वह खुशी खुशी उस खाई में कूद जाती थी। मैं तुम्हें देख रहा हूं। नताशिया का पूरा शरीर स्पष्ट रूप से हिल गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। विक्टर को यह बताने की जरूरत नहीं थी कि वह किस बारे में बात कर रहा था। नताशिया को पहले से ही पता था कि यह क्या था। विक्टर मुड़ा और मारिया की ओर चल दिया। मेरे बारे में सोचने से पहले आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा। ये कभी मत भूलिए कि अब वह पहले से कहीं अधिक एक अच्छी मां को अपने करीब पाने की हकदार है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर उसका पूरा शरीर कांप गया, जैसे उसे एक ही समय में दो आश्चर्य मिले हों। यदि पहले उसका जुनून बढ़ने लगा था तो अब उसका जुनून परमाणु बम की तरह फट गया। लेकिन सबसे बढ़कर अपनी बेटी के साथ रहने की इच्छा और भी बढ़ गई। उसने साशा की ओर देखा, जबकि उसने साशा के गाल को थोड़ा सहलाया और कहा, आप सही हैं, मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, उसे मेरी जरूरत है, उसे मेरी जरूरत है। टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह वह उस वाक्यांश को दोहराने लगी। विक्टर के प्रति उसके जुनून के शीर्ष पर, उसका मात्र पक्ष उसके जुनून के समान ऊंचाई पर पहुंचने लगा। अब वह पहले से कहीं अधिक विक्टर को चाहती थी और अपनी बेटी के करीब रहना चाहती थी। एक अच्छी पिशाच हमेशा दोनों विकल्प चुनती है, वह कभी भी केवल एक ही विकल्प नहीं चुनती। क्यों? क्योंकि वे लालची प्राणी है। जब विक्टर ने अपनी आंख के कोने से नताशिया की निगाहें देखी तो हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी। अच्छा, नताशिया, साशा को उसके कमरे में ले जाओ, विक्टर ने अनुरोध किया। हाँ, मैं उसे ले जाऊंगा। नताशिया नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी यहां रहे।
जब नताशिया चली गई और दरवाजा बंद हो गया तो विक्टर ने दरवाजे की ओर देखा और कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और फिर पूरा दरवाजा जम गया। उसने मारिया की ओर देखा जो सचमुच कार्लोस को खा रही थी, जो चिल्लाने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। मारिया मारिया अचानक स्तब्धता से उठी और विक्टर की ओर देखने लगी। तुम लालची नौकरानी, तुम बुरा काम कर रही हो। उसे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ आओ। विक्टर ने उसे अपनी ओर बुलाया। मारिया ने ज्यादा नहीं सोचा, उसने बस अपना सिर हिलाया और विक्टर की ओर चल दी। कार्लोस ने अपनी थकी हुई आंखें खोली और मारिया की ओर देखा, लेकिन वह अधिक देर तक होश में नहीं रह सका और बेहोश हो गया। मानो जादू से उसका शरीर फिर से पुनर्जीवित होने लगा। विक्टर ने कार्लोस को नजरअंदाज करते हुए मारिया की ठुड्डी उठाए और कहा, जबकि उसकी आंखें खून से लाल हो रही थीं, क्योंकि तुम एक दोषपूर्ण पिशाच हो, तुम भावनाओं में आसानी से खो जाते हो, इसलिए तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। वह मारिया के चेहरे पर लगे खून से परेशान नहीं लग रहा था। उसने अपनी उंगली उठाए और मारिया के कपड़ों से सारा खून हवा में एक छोटे से गोले में इकट्ठा कर लिया और जल्द ही वह गोला उसके शरीर में घुस गया। मुझे माफ करें, वह नहीं जानती थी कि वह माफी क्यों मांग रही है, लेकिन उसे लगा कि उसे माफी मांगनी चाहिए। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैंने बस सोचा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, वह ईमानदारी से बोली। तुम्हें मुझसे डर लगता है? मारिया का शरीर कांप उठा और उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। हाँ, यह अच्छा है। विक्टर की मुस्कान बढ़ी। उस डर को कभी मत भूलना, उसने धीरे से उसके चेहरे को सहलाया। जिस दिन तुम साशा को धोखा देने के बारे में सोचोगे, जिस दिन तुम भोजन की लोलुपता में खो जाओगे, उस डर को मत भूलना। वह डर ही वह प्रेरणा होगी जो तुम्हें मेरी पत्नी, मेरी नौकरानी पर हमला करने से बचाएगी। मेरी नौकरानी। फिर वह मारिया के विचार तब टूटे जब विक्टर ने उसे गले लगाया और जल्द ही उसे लगा कि उसकी गर्दन पर कोई चीज काट रही है। अनजाने में उसने अपने पैर विक्टर की कमर के चारों ओर बंद कर दिए और अपनी बाहों उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली। वह अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस कर रही थी, कुछ ऐसा जो पहले से ही उसके अंदर मौजूद था, धीरे धीरे उस चीज के साथ विलीन हो रहा था जिसे विक्टर ने उसमें डाला था, और यह यिन और यांग के चक्र जैसा था। ये दोनों कुछ पूरी तरह से विलीन हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। उसने अपना मुंह खोला और विक्टर की गर्दन पर काट लिया। गल्प गल्प। स्रोत से सीधे उस स्वादिष्ट रक्त को पीने से जो कुछ आपस में जुड़ गया था वह बदलना शुरू हो गया। वह कुछ अधिक मजबूत, कुछ विशेष में बदलना शुरू हो गया। कई महीनों में पहली बार उसे हर संभव तरीके से संपूर्ण महसूस हुआ। अब मैं समझ गया कि इस आदमी की नौकरानियां उसके प्रति इतनी आसक्त क्यों है। मारिया को हमेशा अजीब लगता था जब वह ब्रूना और ईव को विक्टर को ऐसी जुनूनी निगाहों से देखते हुए देखती थी, लेकिन अब वह समझ सकती थी कि वे ऐसे क्यों थे। मारिया की दृष्टि में वह देख सकती थी, उसके सामने वाला आदमी हर चीज की शुरुआत था। जीवन में पहली बार उसे उस भगवान का मतलब समझ में आया जिसके बारे में फर्श पर लेटा हुआ वह आदमी इतनी बातें करता था। विडंबना यह है कि इंक्विजिशन की शिकारी मारिया को ईश्वर का अर्थ समझने के लिए इस पूरी यात्रा से गुजरना पड़ा। क्या उसने सोचा कि कार्लोस उसका भगवान था? कितना बेतुका। वह अर्थहीन था। वह उस आदमी को भगवान कैसे कह सकती है? क्या वह अंधी थी? मारिया की त्वचा स्वस्थ पीलापन लिए हुए थी, गड्ढे की तरह दिखने वाले निशान पूरी तरह से गायब हो गए थे, जबकि उसके सुनहरे बाल ढीले हो गए थे और थोड़े बड़े हो गए थे और अधिक चमकीले रंग में आ गए थे, और बिल्कुल अन्य ईव और ब्रूना की आंखों की तरह मारिया की आंखों ने स्थायी रक्त लाल रंग ले लिया। उसने विक्टर की ओर देखा और लंबे समय में पहली बार उसे शांति महसूस हुई, एक ऐसी शांति जिसे वह फिर कभी खोना नहीं चाहती थी। उसके चेहरे पर जुनून की झलक दिखाई दी और उसने सोचा, मेरा गुरु। बेहोशी की दुनिया में गिरते ही कार्लोस ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। कार्लोस ने खुद को कुछ भी नहीं से पूरी तरह से रहित एक अंधेरी दुनिया में पाया। मैं कहाँ हूँ? उसकी आवाज शून्य में गूंज उठी। ऐसा लगा मानो वह 2 बार, 3 बार, 4 बार बोला हो। यह एक अजीब एहसास था। कार्लोस ने अपनी आखिरी यादें याद करने की कोशिश की। मुझे पिशाचों द्वारा पकड़ा जाना और मारिया द्वारा प्रताड़ित होना याद है।
फिर उसकी आवाज शून्य में गूंज उठी और यह टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बार बार दोहराई गई। ओह! मैरी कार्लोस ने दुखी अभिव्यक्ति की। वह वास्तव में नहीं चाहता था कि चीजें इस तरह खत्म हो और उससे पछतावा हो रहा था, क्योंकि अगर वह शुरुआत में मजबूत होता, तो वह फुलगर कबीले की उत्तराधिकारी को मारिया के साथ कुछ करने से रोक सकता था। अगर मैं अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होता, यह एक और अफसोस था जो उसे महसूस हुआ, कि उसे और अधिक ईमानदार होना चाहिए था और चच पर बीच की उंगली उठानी चाहिए थी और संगठन छोड़ देना चाहिए था। लेकिन वह जानता है कि यह एक अवास्तविक सपना था। वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि जिस पल वह शिकारी बना, उसे पता था कि यह कुछ ऐसा है जो वह अपनी मृत्यु तक करता रहेगा। कार्लोस ने अतीत के बारे में सोचना बंद कर दिया और फिर से चारों ओर देखा, और केवल अनंत अंधकार देखकर वह थोड़ा आशंकित होने से खुद को नहीं रोक सका। आखिर वह कहाँ था? अच्छे और बुरे की अवधारणा अस्पष्ट है। यह एक महीन रेखा की तरह है जो ध्यान न देने पर आसानी से खो जाती है। एक राजसी आवाज पूरे शून्य में गूंज उठी। कार्लोस ने तुरंत आवाज के लिए इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। कुछ प्राणियों के लिए आप एक देवदूत की तरह थे जिन्हें उनकी मदद करने के लिए स्वर्ग से भेजा गया था। अचानक कार्लोस के चारों ओर मानव बच्चों की कई छवियां दिखाई देने लगी। क्या वो मेरी यादें हैं? उसने पूछा, लेकिन उसके उत्तर का कभी उत्तर नहीं दिया गया, और उसे उत्तर की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि ये उसकी यादें थीं। अन्य प्राणियों के लिए आप एक राक्षस की तरह थे जो उन्हें मौत की सजा देने के लिए वहां मौजूद था। जल्द ही छवियां फिर से बदल गईं, और उसने अपनी यादें देखी जब वह पिशाचों का शिकार करता था। कई पिशाच जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, कई पिशाच जो चुपचाप रह रहे थे, कार्लोस के बेलगाम पागलपन के कारण मारे गए। इन यादों को देखकर कार्लोस को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आखिरकार उनकी नजर में ये तो बस काम था। सबसे पहले उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, यानी। लेकिन जब यादों ने उसे एक नौकरानी का सिर काटने से रोक दिया, और जब उसकी यादों ने साशा को अपनी पुरानी हवेली में जाते देखा, ओह! उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसे अत्यधिक दर्द महसूस हुआ, जैसे कि कुछ उसके शरीर पर आक्रमण कर रहा हो। अंत में प्राणी की आवाज तेज होने लगी। अनजाने में कार्लोस ने ऊपर देखा, और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके पूरे अस्तित्व को भयभीत कर दिया। वाह! वह इतना सदमे में था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह क्या देख रहा था? एक विशाल निराकार प्राणी उसकी ओर देख रहा था। उसकी पिशाच जैसी रक्त लाल आंखें और एक विशाल मुंह था जिसमें उसके सभी दांत दिखाई दे रहे थे। यह क्या अस्तित्व है? क्या वह मर नहीं गया? कोई अच्छाई और बुराई नहीं है। प्राणी की मुस्कान विकृत तरीके से बढ़ती हुई प्रतीत होती है। अच्छाई और बुराई का निर्णय सीमित जीवन वाले सीमित प्राणियों द्वारा किया जाता है। केवल विकल्प हैं, और उन विकल्पों के परिणाम हैं। और आप, कार्लोस रीस, आपने सबसे खराब संभव विकल्प चुना। प्राणी की आवाज बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी, और पूरी जगह उसकी आवाज से कांपने लगी थी। और अब तुम्हें अपने कृत्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। हा 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 टिल्ड। कार्लोस ने अपनी आंखें खोली, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने खुद को फिर से वास्तविकता में देखा, या ऐसा उसने सोचा। उसके सामने वही प्राणी था जिसे उसने अपने सपने में देखा था। हाय! वह एक छोटी लड़की की तरह लग रहा था जो एक राक्षस को देखकर डर गई थी। शायद वह अभी भी सपना देख रहा था। वे राक्षस जैसी लाल आंखें क्या है? वापस स्वागत है, कार्लोस। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। उसे समझ नहीं आया, क्या वह अभी भी सपना देख रहा था? ओह! कार्लोस का डरा हुआ चेहरा देखकर विक्टर की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई अच्छा सपना देखा। विक्टर की मुस्कान देखकर कार्लोस का शरीर कांप उठा। हा 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 टिल्ड। हंसी वही थी। हंसी वही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदर ही अंदर परेशान हो रहा हो। वास्तव में एक अच्छा सपना। क्या आप जानते हैं क्या? कार्लोस विक्टर से कुछ पूछने जा रहा था, लेकिन विक्टर उस आदमी से कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। विक्टर फर्श से उठ खड़ा हुआ। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। जब उसने बोलना समाप्त किया, तो वह कार्लोस को एक दृश्य देखने की अनुमति देने के लिए एक तरफ चला गया। उसके सामने लंबे सुनहरे बालों वाली एक नौकरानी खड़ी थी। पहले की उपस्थिति के विपरीत, जो पहले से मरे हुओं के करीब दिखती थी, उसके पूरे शरीर में एक स्वस्थ चमक थी, और ऐसा लगता था कि वह कुछ इंच लंबी हो गई है।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके शरीर में कुछ और मोड़ आए और वह अपने चरम पर पहुंच गया और उसकी पूर्व नीलमणि नीली आंखें स्थायी लाल रंग में बदल गईं। महिला ने उस पुरुष को तटस्थ दृष्टि से देखा जिसमें कुछ भी नहीं था। उसके प्रति कोई भावना नहीं थी, केवल उदासीनता थी। और जल्द ही कई लाल धागे उस महिला के चारों ओर नाचने लगे जैसे कि उसका अपना जीवन हो। उसके सामने नर्क की एक प्राणी खड़ी थी, लेकिन क्यों, वह इतनी सुंदर क्यों थी? विक्टर नौकरानी की ओर चला और मारिया के पास रुक गया और उसी मुस्कान के साथ कार्लोस को देखा। वह नजर क्यों? लगता है तुमने कुछ आश्चर्यजनक देखा। यह महिला कौन है? ओह, क्या ऐसा लगता है कि आपके दिमाग पर उम्मीद से ज्यादा असर हुआ है? क्या आप पहले ही अपने प्रेमी को भूल चुके हैं? अचानक मारिया का तटस्थ चेहरा घृणा में विकृत हो गया। मास्टर, कृपया ऐसा मजाक में भी न कहें, मुझे उल्टी करने का मन हो रहा है। मारिया की अभिव्यक्ति बहुत खराब थी और ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच किसी भी समय उल्टी कर देगी। हा 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 टिल्डर, विक्टर हल्के से हंसते हुए हंसा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा किसी हानिरहित चुटकुले पर हंसा हो। क्या वह मारिया है? लेकिन उसे ऐसा क्यों लगता है? जीवित, विक्टर ने जारी रखा। हाँ। विक्टर मारिया के पीछे खड़ा था, थोड़ा नीचे झुका और अपना चेहरा मारिया के चेहरे के करीब कर दिया, जबकि उसने धीरे से अपनी नौकरानी की ठुड्डी को छुआ और उसका चेहरा दाईं ओर कर दिया। शीघ्र ही कार्लोस को दो नुकीले दांतों के दर्शन होने लगे। मास्टर, रुकें। कृपया। मारिया का चेहरा शर्मिंदगी से थोड़ा लाल था। वह इस जगह को सबके देखने के लिए कैसे दिखा सकता है? भद्दा। अब पहले जैसी त्रुटिपूर्ण पिशाच नहीं रही। अब वह एक पूर्ण विकसित कुलीन पिशाच है। कार्लोस ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह मारिया की प्रतिक्रिया से हैरान था, लेकिन वह और भी हैरान था कि विक्टर महान पिशाच बनाने में सक्षम था। आप क्या है? कौन जानता है? विक्टर की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। आप अपने भगवान से क्यों नहीं पूछते? आखिरकार वह वही था जिसने मुझे बड़ा किया। उसने एक छोटा सा मजाक किया जिसमें थोड़ी सी सच्चाई थी, यह मानते हुए कि भगवान ने सभी मनुष्यों को बनाया है ना? और वह पहले एक इंसान था, तो इसके बारे में सोचे, वह उसके द्वारा बनाया गया था, है ना? हालांकि उनके इस मजाक का मूल भी उस आकर्षण में था जो वह पिशाच गिनती के रूप में प्रवेश करते समय बोलते हैं। लेकिन कार्लोस ने इसे इस तरह से नहीं समझा। जी, भगवान ने तुम्हें बनाया, एक अजीब तरीके से। कार्लोस का चेहरा ईर्ष्या से भर गया। ठीक है, वह प्रतिक्रिया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। विक्टर की मुस्कान थोड़ी बढ़ी और फिर वह अपनी नौकरानी से दूर चला गया। मारिया चिल्लाई, शर्मिंदा होने के बावजूद वह इसका आनंद ले रही थी। तुम्हें पता है वह क्यों रुका? विक्टर ने एक बर्फ का सिंहासन बनाया और आराम की मुद्रा में अपनी ठुड्डी को अपने दाहिने हाथ पर टिकाकर गर्व से उस पर बैठ गया, जबकि उसके दाहिने हाथ पर दस्ताने का जादुई घेरा खून से लाल चमकने लगा। धीरे धीरे वह अपना बायां हाथ अपने चेहरे की ओर उठाता है और विक्टर का बायां हाथ एक भयानक ऊर्जा से ढका होने लगता है जो इतना गहरा लाल है कि वह काला प्रतीत होता है और रक्त लाल ऊर्जा की धाराएं उसकी बाह के चारों ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि उसकी बाह में नसें होती हैं, अपनी शक्ति से चमकते प्रतीत होते हैं। कार्लोस ने विक्टर के हाथ को घूर कर देखा। एक अजीब तरीके से वह हाथ उसके द्वारा इस्तेमाल की गई काली शक्ति के समान लग रहा था। विक्टर ने कुछ सेकंड के लिए अपने हाथ की ओर देखा और फिर कार्लोस की ओर खून से लाल आंखों से देखा, जबकि उसने हल्की सी मुस्कान दिखाए और कहा, क्या हम एक छोटा सा प्रयोग करें? कार्लोस का शरीर कांप गया और फिर उसने संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसे यहां से निकलना होगा, नहीं तो उसके साथ जिंदा खाए जाने से भी बदतर कुछ हो सकता था। उसे यहां से निकलना था। ओह, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? लेकिन मुझे लगा कि आप प्रयोग करने के आदी हैं। मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। मॉन्स। इससे पहले कि कार्लोस बात जारी रख पाता, उसे लगा कि किसी चीज ने उसका गला काट दिया है। चुप रहो सुअर, वह अपनी उंगलियों से कुछ इशारे करते हुए ठंडी और क्रूर आवाज में बोली। मास्टर जी बोल रहे हैं, चुपचाप सुनना आपका कर्तव्य है। अचानक उसकी आवाज गुस्से में बदल गई। उसका चेहरा विकृत हो गया और उसका मुंह तेज दांतों से भर गया, और फिर वह उसी क्रोध भरे स्वर में बोली, यदि वह आपके साथ ऐसा करना चाहता है तो आपको इसे अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ स्वीकार करना होगा। आभारी रहें, सुअर। खैर, वह अचानक परिवर्तन था, है ना?
उसने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा, क्योंकि उसे कमोबेश यह अंदाजा था कि मारिया के साथ क्या हुआ था। नोबल नेक्स्ट कॉम। लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो वह उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी, और पिशाच परिवर्तन से उसका परपीड़क व्यक्तित्व और बढ़ गया था। मारिया, हाँ मास्टर टिल्डा, आप क्या चाहते हैं? वो प्रसन्न मुस्कान के साथ बोली, जो कार्लोस के साथ उसके रवैये में बिल्कुल बदलाव था। फिर विक्टर रवैये में बदलाव से आश्चर्यचकित था। ठीक है, वह ईमानदार रहेगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बकवास क्या है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक साथ बहुत सी चीजों से गुजरी है और उसके व्यक्तित्व को बहुत अधिक नुकसान हुआ है? विक्टर को यह नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को वह भगवान के रूप में देखती है, उसके लिए मारिया आमतौर पर ऐसी ही होती है। लेकिन जिन घटनाओं से वह गुजरी है, उसके कारण उसका व्यक्तित्व थोड़ा विकृत हो गया है। इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि एक महान पिशाच में परिवर्तित होकर उसने राजा घोल की शक्तियों को पूरी तरह से नहीं खोया। आखिरकार मूलतः ये जाति पिशाचों की एक उप प्रजाति थी। तकनीकी रूप से कहें तो वे अभी भी पिशाच हैं, लेकिन त्रुटिपूर्ण है। और उसी क्षण विक्टर ने मारिया को पूर्ण पिशाच में बदल दिया। दोनों शक्तियां पुनर्तः विलीन हो गईं। और उल्लेख नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर का नाइट किंग और पूर्वज होने का प्रभाव उसके द्वारा बनाए गए पिशाचों में काफी महत्वपूर्ण है। वास्तव में उसके लिए इस तरह का व्यवहार न करना अजीब होगा, क्योंकि राजा कहलाने के बावजूद घोल जाति ज्यादातर अपनी प्रवृत्ति और इच्छाओं का पालन करती है। और मारिया की प्रवृत्ति और इच्छा अब अपने भगवान के साथ खड़े होने की थी। इन सभी घटनाओं को मारिया के व्यक्तिगत अनुभवों के साथ जोड़कर एक नई मारिया बनाई गई, जब विक्टर ने उसे पिशाच में बदल दिया। अब वह एक शिकारी नहीं रही, वह अब किंग घोल नहीं रही, वह कुछ और थी, कुछ और भी अधिक भयानक, कुछ ऐसा जो भविष्य में कई प्राणियों में डर पैदा कर देगा। नौकरानी। और कोई नौकरानी नहीं, वह काउंट अलुकार्ड की नौकरानी है। इसे पकड़ो, विक्टर ने आदेश दिया। हाँ, और मारिया ने अपनी पूरी क्षमता से अपना काम किया। मारिया के चारों ओर नाच रहे लाल धागे अचानक हिले और कार्लोस को कुर्सी से चिपका दिया। ऐसा लगता है कि उसका गला पहले ही ठीक हो चुका था। दरार दरार दरार, हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। मारिया, मैंने तुमसे कहा था कि उसे पकड़ो और मारो मत। क्षमा करें स्वामी, मुझे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में परेशानी हो रही है, वह अफसोस भरे स्वर में बोली, और जल्द ही उसने अपने बाल और ढीले कर दिए। अच्छा, पकड़ो। विक्टर अपना बायां हाथ कार्लोस की ओर दिखाता है। और फिर कुछ घटित होने लगता है। कार्लोस का शरीर भयंकर संघर्ष करने लगता है। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। कष्टप्रद मारिया, उसे चुप कराओ। हाँ हाँ, मारिया अपने तारों का उपयोग करती है और कार्लोस का मुंह पकड़ती है। शायद वह उस आदमी का पूरा गला भी काट दे। उसे उत्तम कार्य करना होगा। विक्टर ने उस आदमी की गर्दन पर पिशाच के निशान को देखा और उसका ध्यान केवल उस निशान पर केंद्रित हो गया। मेरे पास आओ, शर्माओ। अचानक खून का विस्फोट हुआ। कार्लोस के पूरे शरीर में छेद खुल गए और तेजी से उसके शरीर से भारी मात्रा में काला खून निकलने लगा। विक्टर ने न तो परवाह की और न ही दर्द को कम करने की कोशिश की। इसके बजाय एक लालची जानवर की तरह उसने जो चाहा खींच लिया। और कुछ ही सेकंड से भी कम समय में विक्टर के हाथ में एक शुद्ध खून वाली काली गेंद थी। दिलचस्प, विक्टर ने उत्सुक आंखों से देखा जब खून का गोला काले से लाल रंग में बदलने लगा। और इससे पहले कि विक्टर कुछ समझ पाता, उसका हाथ खून सोख लेता है। हमेशा की तरह लालची विक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहने जा रहा है, लेकिन वह कह नहीं सका। जंजीरों के टूटने की आवाजें सुनी जा सकती हैं, लेकिन विक्टर को यकीन है कि केवल वही इसे देख सकता है। जैसे ही वह अपना सिर थोड़ा नीचे करता है, वह बर्फ के सिंहासन को कसकर पकड़ लेता है। ओह, उसने अपने दांत जोर से काटे, जबकि ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत तेज सिरदर्द हो रहा हो। और देखते ही देखते उसकी नजर में कुछ दिखने लगता है। मानो तेज गति से चल रही कोई फिल्म हो, उसे खून की स्मृति दिख रही हो। लेकिन चूंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, उसने बस कुछ चीजें देखी। मालिक, मारिया तेजी से विक्टर के पास पहुंची। प्रोजेक्ट हाइब्रिड मारिया S000, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आप में समझ से परे शब्द बुदबुदा रहा हो। उन्हें केवल मारिया
हाइब्रिड और S000 ही समझ में आया, जो शायद किसी प्रयोग का कोडनेम था। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? चूंकि उसे नहीं पता था कि क्या करना है, मारिया ने विक्टर को बेहतर बनाने की कोशिश में उसे गले लगा लिया। मैं उसे मार डालूंगा, वह सुअर, उसकी यह मजाल। मारिया ने कार्लोस को देखते हुए सोचा, जो ऐसी स्थिति में था जहां यह नहीं पता था कि वह जीवित है या नहीं। अगर वह सुअर मर जाता है, तो मैं उसे वापस लाने और फिर से मारने के लिए नरक जा रहा हूं। मास्टर बनने के लिए उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वह बहुत तर्कहीन नहीं हो रही है? विक्टर चुप था। उसने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, एक ऐसी स्मृति जिसे उसने जाने नहीं देना सुनिश्चित किया। वह एक अंधेरे कार्यालय में प्रवेश करता है और कहता है, ओह, आप अंततः आ गए, कार्लोस रीस। जनरल जेम्स। कार्लोस की यादों के माध्यम से उस आदमी की शक्ल को देखते हुए, विक्टर की मुस्कान इतने अप्राकृतिक तरीके से विकृत हो जाती है कि यह किसी भी प्राणी को डरा सकती है। तुम मुझे मिल गए, मालिक। मारिया ने चिंता से विक्टर के चेहरे की ओर देखा, जबकि उस पर उस आदमी की मुस्कान का कोई असर नहीं हुआ। विक्टर ने अपनी निगाहें उठाई और मारिया की ओर देखा। आप क्या कर रहे हो? उसने तटस्थ स्वर में पूछा। मास्टर को ऐसा लग रहा था जैसे वह दर्द में है, इसलिए मैंने उनका दर्द कम करने के लिए उन्हें गले लगा लिया, वह दृढ़ चेहरे के साथ बोली। यह एक ऐसा चेहरा था जिससे नहीं पता चलता था कि उसके कुछ गलत इरादे थे। विक्टर ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। मारिया ने आंखों में चमक के साथ विक्टर को देखा, और ऐसा लगा मानो वह किसी मूर्ति को, सटीक रूप से कहें तो एक भगवान को देख रही थी। उस जगह पर एक असहज सन्नाटा छा गया। अच्छा, ऐसा है। फिर इस असहज चुप्पी से बाहर निकलने की कोशिश में, वह अपना चेहरा उठाता है और अपने बर्फ के सिंहासन पर वापस झुक जाता है। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरी नौकरानी। माय मेड। सुनते ही मारिया के कान थोड़ा घूम गए। ओह, यह अच्छी बात है, वह किसी कारण से बहुत खुश लग रही थी। विक्टर ने नई मारिया के अति उत्साह को नजरअंदाज कर दिया और अपने सामने लेटे हुए आदमी की ओर देखा। विक्टर अपना चेहरा अपने हाथ पर रखता है, और जब वह कार्लोस को देखता है, तो वह कई चीजों के बारे में सोचता हुआ प्रतीत होता है। मुझे आपके साथ क्या करना चाहिए? किसी कारण से विक्टर को असंतुष्ट महसूस हुआ। वह सोचता है कि इस आदमी को अभी तक बहुत अधिक पीड़ा नहीं हुई है, लेकिन वह अब इसे ज्यादा नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास अब पिशाच का पुनर्जनन नहीं था। विक्टर ने कार्लोस के शरीर में मौजूद पिशाचों का सारा खून खा लिया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साबित होती है। ये संकर उत्तम नहीं है। ये यिन यांग प्रतीक की तरह है, जिसमें उन्हें समान होना चाहिए, पूरी तरह से संतुलित होना चाहिए, जैसा कि सभी चीजें होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि यह कृत्रिम रूप से बनाए गए इन संकरों पर लागू नहीं होता है, जिसका प्रमाण यह है कि विक्टर इस आदमी के पिशाच वाले हिस्से को फाड़ने में कामयाब रहा, और जो कुछ बचा था वह मानवीय पक्ष था, जो अब किसी भी समय मर सकता है। विक्टर ने सोचा और विचार किया कि उसे अपनी पीड़ा को लंबा करने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन अंत में वह खुद के प्रति ईमानदार था। वह ऊब गया था। इस आदमी ने उसे कोई संतुष्टि नहीं दी। लेकिन कम से कम विक्टर की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई। मुझे पता है कि मेरा दुश्मन कैसा दिखता है। ये कहने के बावजूद मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। विक्टर ने उसे शाब्दिक रूप से बोलते हुए नहीं पाया, उसने बस अपने दुश्मन की उपस्थिति का पता लगाया, और यदि वह दुश्मन की उपस्थिति को जानता है, तो वह जानता है कि पहली नजर में उस पर कब हमला करना है। कौन जानता है, हो सकता है कि वह आदमी सड़क पर खरीदारी कर रहा हो और विक्टर उसे देख ले। अपने शत्रु की शक्ल मन में रखना हमेशा अच्छा होता है। मारिया, तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? मारिया ने विक्टर की ओर देखा, और फिर कार्लोस की ओर देखा, और जब उसने कार्लोस और उसकी दयनीय स्थिति को देखा, तो उसकी अभिव्यक्ति घृणा में बदल गई। इस कीड़े को मर जाना चाहिए। मुझे उसे खाने की कोशिश करने पर भी घृणा महसूस होगी। शायद उसका स्वाद गंदगी जैसा होगा। मारिया का चेहरा सामान्य से अधिक पीला पड़ गया, और ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच किसी भी क्षण उल्टी करने वाली हो। मारिया की टिप्पणी पर विक्टर की आंखें इतनी सिकुड़ गईं, वह कसम खा सकता था कि उसने कार्लोस के मरते हुए शरीर को अदृश्य तीरों से वार करते हुए देखा था। अच्छे से मूड बदलने के लिए विक्टर ने हल्के से ताली बजाई और जल्द ही बर्फ के सिंहासन से उठ गया।
वह मरे हुए की तुलना में जीवित अधिक उपयोगी है, इसलिए मैं उसे अपनी पत्नी रूबी को एक छोटे प्रयोगशाला चूहे के रूप में प्रस्तुत करूंगा। विक्टर घूमता है और जल्द ही बर्फ का सिंहासन ढहने लगता है। हम अचानक परिवर्तन क्यों, मास्टर? विक्टर ने चलना बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखा। विक्टर की नजर देखकर मारिया का शरीर कांप गया और उसे एहसास हुआ कि वह बहुत दूर जा चुकी है। उसे अपने मालिक के आदेशों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। माफ करें। माफ करें। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, नोबल नेक्स्ट कॉम। लेकिन मैंने सचमुच कुछ नहीं कहा। किसी तरह विक्टर को मारिया से निपटने में थकान महसूस हुई क्योंकि उसे इस तरह के उपचार की आदत नहीं थी। सचमुच, वह मारिया पहले कहां से है? ये ठीक है, ठीक है। लेकिन मारिया कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन विक्टर ने उसका कंधा पकड़ लिया और फिर से बोला, इस बार अधिक गंभीर चेहरे के साथ। ठीक है। हाँ टिल्डा, उसके गाल थोड़े लाल थे। विक्टर ने मारिया का कंधा छोड़ दिया और कहा, मैंने उसे एक साधारण कारण से जीवित छोड़ दिया। वह बहुत सी बातें जानता है। कार्लोस को देखते हुए विक्टर चुप हो गया, क्योंकि उसे वह अनुभव याद आ गया जो उसे कई यादें देखने का मिला था। जिस पल मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने फिर से जंजीरों की आवाज सुनी। विक्टर ने अपने हाथ की ओर देखा और याद किया कि जब वह पहली बार अपने पिशाच गिनती फॉर्म तक पहुंचा था तब भी ऐसा ही हुआ था। और उसे व्लाद के शब्द याद आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मेरी तरह राक्षस मत बनो। विक्टर ने ठंडी मुस्कान बिखेरी, लगता है बहुत देर हो गई, बूढ़े आदमी। मैं देख रहा हूं, उस स्थिति में उसे जीवित रहने देना एक अच्छा विचार है। मारिया ने सिर हिलाया। यह दर्शाता है कि वह अपने मालिक की प्रेरणा को समझती है। हाँ, विक्टर मुड़ा और बाहर निकलने की ओर चलने लगा, और जब वह कमरे से बाहर निकला तो वह अचानक गायब हो गया। कार्लोस एक कीड़ा होने के बावजूद, चूंकि वह दुश्मन का कमांडर था, इसलिए सबसे तर्कसंगत बात यह है कि उसे यथासंभव अधिक जानकारी निकालने के लिए जीवित रहने दिया जाए। फिर जैसे ही हमें दुश्मन से जितनी जानकारी मिल सकती है, हम उन्हें धीरे धीरे मारने के लिए कई जाल बनाएंगे और उनके खून पर दावत देंगे। मारिया ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली, और जब उसने कुछ देखा तो उसने देखा जहां विजेता गायब हो गया था। मास्टर साहब इतना आगे की सोच रहे थे, जैसा कि लॉर्ड विक्टर को उम्मीद थी। उसने कार्लोस की ओर फिर से देखा, जबकि उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थी। वह मेरे स्वामी के लिए उपयोगी है, मुझे उसे यथासंभव उपयोगी बनाना चाहिए। मैं तुमसे मौत तक काम करवाऊंगा। मारिया कमरे से बाहर की ओर भागी। उसने इधर उधर देखा और पाया कि विक्टर अब आसपास नहीं है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह किसी भी क्षण विक्टर को पा सकती थी। वह ऐसा कैसे कर सकती थी? वह विक्टर को महसूस कर सकती थी, और भले ही वह दूसरे आयाम में हो, वह 100% गलत है। उसे 10 लाख प्रतिशत यकीन है कि वह उसे ढूंढ लेगी। ऐसी कोई भी दूरी नहीं है जो उसे ढूंढने से रोक सके। आखिरकार वह उसका स्वामी है। मैं बकवास कहता हूँ। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। लेडी रूबिया। बूम। एक गोरी नौकरानी ने अचानक उस स्थान पर आक्रमण कर दिया जहां रूबी थी। रूबी, जो सफेद डॉक्टर का कोट पहने हुए थी, ने नौकरानी की ओर नाराज नजर से देखा, लेकिन जैसे ही उसने नौकरानी की शक्ल देखी, उसने सदमे में अपना मुंह खोल दिया। हाँ, उसने ऐसा किया। लेकस, जो पास ही था, हंसते हुए बोला। फूई, किसने क्या किया? उसने लेकस को मासूमियत से देखा और उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। आप हमेशा की तरह बहुत धीमे हैं। लेकस को आहें भरने जैसा महसूस हुआ। मैं धीमा नहीं हूं। उस पर विश्वास करते रहो, और यह एक दिन सच हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। पेपर को गुस्सा आ गया और उसने अचानक लेकस को गले लगा लिया। वाह, लेकस उस प्रसिद्ध हमले का अनुभव कर रहा था जिसे कहा जाता था कोमल शरीर से अभिभूत होना। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में कुछ भी प्रासंगिक समझ में नहीं आया क्योंकि विशाल पहाड़ों के कारण सब कुछ डूब गया था। लेडी रूबी, लेडी रूबी। हाँ, मैं लेडी रूबी हूँ। रूबी ने अपना चश्मा थोड़ा ऊपर उठाया। कुछ ऐसा हुआ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह क्या है? कीड़ा मर रहा है। मेरे मालिक की मदद करने के लिए उसे जीवित रहना होगा। अगर कीड़ा मर गया, तो मेरे मालिक के लिए ये किसी काम का नहीं रहेगा। मारिया ने जो कहा उसे सुनकर रूबी को ऐसा लगा जैसे उसने कई न्यूरॉन्स खो दिए हैं, क्योंकि उसे शुरू से ही कुछ समझ नहीं आया था।
रूबी मारिया के पास आती है और महिला के दोनों कंधे पकड़ लेती है। ठीक है, चलो शांत हो जाओ। हाँ, लेकिन वह शांत थी। मारिया ये कहने जा रही थी, लेकिन वह चुप थी। सबसे पहले, आप मारिया हैं, है ना? हाँ, उसने हाँ में सर हिलाया। मुझे इस पर यकीन नहीं है। रूबी यही कहना चाहती थी, लेकिन महिला की शक्ल देखकर वह इनकार नहीं कर सकी कि यह मारिया ही है। दूसरा, यह मास्टर कौन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? उसे पहले से ही अंदाजा था कि वह किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन वह इसे महिला के मुंह से सुनना चाहती थी। मारिया ने थोड़ा तनावग्रस्त चेहरे के साथ रूबी के बेजान चेहरे को देखा, लेकिन वह गर्व से बोली, बेशक, ये लॉर्ड विक्टर है। दरार, रूबी के चश्मे का शीशा टूट गया। हाय, पेपा तुरंत लेकेस को गले लगाना बंद कर देती है, अपनी बहन को अपने सामने रखती है, और लेकेस को एक विशाल गुड़िया की तरह ले जाते हुए रूबी से थोड़ा दूर चली जाती है। हाँ, उसने सचमुच ऐसा किया। हा टिल्डर सिएना, जिसने कुछ दस्तावेजों को देखना बंद कर दिया था, खिलखिलाकर हंस पड़ी। तीसरा, तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है? कोड में बात करना बंद करो और सामान्य रूप से बात करो। लेकिन मैं सामान्य रूप से बोल रहा हूं, वह ये कहना चाहती थी, लेकिन पहले की तरह वह चुप थी, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि रूबी का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कार्लोस मर रहा है, उसे चिकित्सा की आवश्यकता है। लॉर्ड विक्टर ने इसे नहीं मारा क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसमें बहुमूल्य जानकारी है। ठीक है, यह स्पष्ट है। रूबी कार्लोस की यातना में शामिल नहीं हुई, क्योंकि वह साशा के पल का सम्मान करना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी दोस्त पहले से ही पूरी तरह से संतुष्ट है। इसका मतलब है कि मैं उसके शरीर का अधिक गहराई से अध्ययन कर सकता हूं। रूबी की मुस्कान बढ़ गई। सिएना, रूबी ने सिएना की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी बहन से नजरों से कुछ मांग रही हो। ठीक है, चूंकि वह वैसे भी फ्री थी, इसलिए उसे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। तुम, दासी, तुम मेरे साथ आओ। मारिया ने सिएना को तटस्थ दृष्टि से देखा, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। ओह, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे खेद है, लेकिन आप मुझे आदेश नहीं दे सकते। वह यथासंभव दयालु थी क्योंकि वह सिएना को नाराज नहीं करना चाहती थी, जो रूबी से संबंधित थी और परिणामस्वरूप उसके मास्टर से संबंधित थी, लेकिन केवल मेरे गुरु और लेडी साशा ही मुझे दीक्षा दे सकते हैं। सिएना चुप रही और मारिया को घूरती रही, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसे मारिया का रवैया स्पष्ट रूप से पसंद नहीं आया। मारिया की मुस्कान बढ़ गई, उसके बाल गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने लगे और हजारों लाल बाल उस जगह पर बिखरने लगे। क्या वह सोचती है कि मैं डरता हूँ? हा टिल्ड, कभी नहीं। एकमात्र प्राणी जिससे मैं डरता हूँ और जिसका सम्मान करता हूँ वह मेरा स्वामी है। रुकना, रूबी ने ठंडे स्वर में कहा, जिससे दोनों महिलाओं की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस जगह मत लड़ो। दोनों चुप थे। मारिया, क्या आप उसकी मदद कर सकती हैं? इससे मेरे पति को भी फायदा होगा। ओह, बिल्कुल, मैं करूंगा। हे, मारिया कमरे से बाहर भाग गई। ये नौकरानी अजीब है। वह अचानक कैसे बदल सकती है? रूबी ने सिएना की ओर देखा। बहन, मतलबी होना बंद करो। तुम्हें पता है कि तुम अन्य कुलों की नौकरानियों को आदेश नहीं दे सकती। मैं जानता हूं कि मुझे उसका लहजा पसंद नहीं आया। कुछ घंटे पहले वह काफी विनम्र थी, और अब वह ऐसी हो गई है। क्या विक्टर के खून से लोगों पर इतना फर्क पड़ता है? आप विश्वास नहीं करेंगे, रूबी ने ईव और ब्रूना के बदलावों के बारे में सोचते हुए आह भरी। खुद लड़कियों ने उन्हें जो बताया था, उससे पता चलता है कि पिशाच बनने से पहले वे काफी अलग थी। मुझे लगता है कि मारिया का मामला अधिक चौंकाने वाला था क्योंकि वह बहुत सारे अनुभवों से गुजरी थी जिसने उसके वर्तमान व्यक्तित्व को आकार दिया। रूबी ने शांति से स्थिति का विश्लेषण किया, लेकिन फिर भी उसने दरवाजे की ओर देखा। उसका परिवर्तन बहुत कठोर है, वह अब व्यावहारिक रूप से एक और व्यक्ति है। वैसे भी, मैं वह कीड़ा लेने जा रहा हूं। बहन, आपको धन्यवाद। आपका स्वागत है। जब सिएना रूबी की लैब से बाहर निकली, तो महिला ने अपना चश्मा उतार दिया, फिर अपना सफेद कोट उतारकर कुर्सी पर रख दिया, और अपने लंबे लाल बालों को खुला छोड़ दिया। पेपा और लेकेस रूबी को चुपचाप देखते रहे जबकि वे किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। रूबी अपनी गर्दन को थोड़ा सा चटकाती है, और जल्द ही उसका चेहरा बेजान हो जाता है। मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ। क्या तुम्हें मेरे लिए इस जगह की देखभाल करने में कोई आपत्ति है?
हाँ हाँ, दोनों ने उग्रता से हाथ हिलाया। धन्यवाद, उसने एक सौम्य मुस्कान बिखेरी जो एक ही समय में खाली थी, और फिर वह मुड़ी और बाहर निकलने की ओर चल दी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। हम वायलट अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ हॉल से गुजर रही थी, क्योंकि वह बहुत अच्छे मूड में लग रही थी। आज एक खूबसूरत दिन था। आसमान नीला था, और लंबे समय में पहली बार समूह ने अपना शांतिकाल बिताया। कोई और शिकारी नहीं, भेड़ियों के साथ कोई और घटना नहीं। अब वह अपनी योजना पर प्रगति कर सकती है। और उसकी योजना क्या थी? कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि योजना विक्टर के साथ उसके रिश्ते को गहरा करने की थी। टिल्डा, इस योजना के लिए उसने कुछ सुंदर हॉट अधोवस्त्र भी खरीदे। ये सप्ताह वह सप्ताह है जब हर जगह तरल पदार्थ उड़ेंगे। ये वह सप्ताह है जब हंस को सहलाया जाएगा और उसकी गुफा की खोज की जाएगी। सचमुच एक मजेदार सप्ताह। लेकिन कभी कभी भाग्य निश्चित रूप से धोखा देता था। वायलट ने अपनी आंख के कोने से बाहर देखा और लंबे लाल बालों वाली एक महिला को हॉल से नीचे आते देखा। रूबी, तुम्हारा ऐसा चेहरा क्यों है? रूबी चलना बंद कर देती है और वायलट को देखती है। आप अच्छे समय पर आए। क्या हुआ? विक्टर को एक और नौकरानी मिल गई। वह उसे पति या डार्लिंग भी नहीं कह रही थी। आपने क्या कहा? वायलट की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डार्लिंग, 1 या 2 मंजूर हैं, 3 तो तुमने हद ही पार कर दी, लेकिन 4। यह क्या है? क्या ये पोकेमोन संग्रह है? वॉलेट का मूड एकदम खराब हो गया। वह लंबे समय से खुद को रोक रही थी, लेकिन वह आखिरी तिनका था। उन्हें बात करने की जरूरत थी। हम ऐसा करेंगे। वायलट घूमा और एक निश्चित स्थान की ओर चलने लगा। रूबी ने सिर हिलाया। विक्टर एक सोफे पर बैठा था और उसी सोफे पर लाल बालों वाली एक खूबसूरत महिला लेटी हुई थी। विक्टर ने हल्की सी मनोरंजक मुस्कान के साथ स्केच के पैरों की ओर देखा जो उसकी गोद में थे। वह आजकल बहुत आलसी हो गई है, वह सोचने लगा। जल्द ही विक्टर स्कैथा के साथ, जो पहले से ही नताशिया को देख रहा था, ने महिला की ओर देखा। मेरी बेटी, नताशिया ने थोड़ी चिंता के साथ लड़की की ओर देखते हुए साशा के बालों को थोड़ा सहलाया। साशा के प्रति नताशिया का स्नेहपूर्ण रवैया देखकर विक्टर के होंठ थोड़े मुड़ गए। आप खुश लग रहे हैं, क्या कुछ अच्छा हुआ? स्केच ने आलसी स्वर में पूछा। अभी तक नहीं, विक्टर ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अभी नहीं, स्केथेच ने वही दोहराया जो विक्टर ने कहा था, क्योंकि वह कुछ सोच रही थी। विक्टर ने एक जगह देखा, और उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए खून से लाल हो गईं, जबकि उसकी मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई। जल्द ही उसने नताशिया की ओर देखा, विशेष रूप से बोलते हुए उसने साशा की ओर देखा। और जब उसकी नजर साशा पर पड़ी और उसके शरीर से हल्का सा दबाव छूटा, तो उसे याद आया कि जेम्स कैसा दिखता था, और उसने सोचा उसे एक प्रयोग के रूप में प्रयोग करें। विक्टर को नहीं पता था कि जेम्स की योजना क्या थी, और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। अगर आदमी पिशाचों को नष्ट करना चाहता था, दुनिया को जीतना चाहता था, तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी, चाहे जेम्स की योजना कुछ भी हो। विक्टर को एक बात का यकीन था, उसे कोई परवाह नहीं थी। एक आदमी जो चाहे वह कर सकता है, जब तक कि इससे उसे, उसकी पत्नियों या उसके परिवार को नुकसान न पहुंचे। और वह कुछ ऐसा था जो उसने किया। ओह, स्केथेच ने अपनी आंख के कोने से विक्टर के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, और उसने विक्टर को और करीब से देखा, क्योंकि उसे जो उनींदापन महसूस हो रहा था वह भी पूरी तरह से मिट गया था। क्या आप मजबूत हो रहे हैं? स्केथेच को अजीब सा एहसास हो रहा था कि ऐसा लग रहा है कि यह आदमी पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। हालांकि यह छोटा था, फिर भी उससे खतरे का हल्का सा एहसास हो रहा था, लेकिन यह एहसास मच्छर जितना छोटा था, लेकिन उसे यकीन था कि यह वहां था। नोबल नेक्स्ट कॉम। और भले ही स्केथेच के लिए वह कह रही है कि वह मच्छर जितना खतरनाक है, यह आश्चर्य की बात है। आखिरकार 500 वर्षों तक उसकी शक्ति में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, और यदि उसकी शक्ति बढ़ रही है, तो इसका केवल एक ही मतलब है, वह फिर से नियम तोड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं हूं। विक्टर ईमानदार था, क्योंकि उसे महसूस नहीं हुआ कि वह मजबूत हो रहा है, जिससे वह बहुत निराश था। उसने बस अपने रक्त की शक्ति में थोड़ी वृद्धि महसूस की थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इन दिनों बहुत अधिक भोजन कर रहा था, लेकिन बस इतना ही। उन्हें पहले की तरह कोई खास बढ़ोतरी महसूस नहीं हुई।
झूठ। उसने स्केच को तटस्थ दृष्टि से देखा। ये झूठ नहीं है, मुझे सच में नहीं लगता कि मैं झूठ हूं। स्केच चुप थी जबकि वह कुछ सोच रही थी। आमतौर पर जब एक पिशाच वयस्कता में प्रवेश करता है तो उसे 500 वर्षों तक प्रशिक्षण लेना पड़ता है, और जब वह 500 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तो उस समय के दौरान उसके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण का सारा अनुभव उसके शरीर के लिए शक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना कठिन है। कहो क्या विक्टर के साथ ऐसा होगा, ये देखते हुए कि वह कोई पिशाच नहीं है। बताओ क्या चल रहा है। अंत में उसने विक्टर से पूछने का फैसला किया। उन्होंने सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की और बोले, शायद मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। विक्टर कुछ नहीं कह सका, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह कहना नहीं चाहता था। ऐसा है कि वह नहीं जानता कि क्या हो रहा है। ओह, स्केच की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। क्या वह गेंदें उगा रहा है? दरअसल उसका पहले भी ऐसे लोगों से सामना हो चुका है। वह थोड़ा आश्चर्यचकित थी क्योंकि काफी समय हो गया था जब किसी ने उसके आदेश की अवहेलना की थी। वह जानती है कि विक्टर हमेशा से ऐसा ही रहा है। भले ही उसके पास अब जितनी शक्ति नहीं थी, वह कभी नहीं बदला, लेकिन वह थोड़ा भूल गई थी क्योंकि वे इन दिनों उतनी बातचीत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, स्केच ने अपनी आंखें घुमाई और नताशिया के अपनी बेटी की देखभाल करने के दृश्य पर वापस चला गया। इस दृश्य को देखते हुए अतीत की एक स्मृति उसके दिमाग में उभरने से नहीं रह सकी। बहुत समय पहले की एक स्मृति, वह समय जब स्केच को धोखा दिए जाने के बाद वह काउंटेस बन गई थी, खांसी, पिशाचों के राजा द्वारा आश्वस्त। हमेशा की तरह स्कैथर अपनी बनाई हवेली में अपने सिंहासन पर बैठी थी। बम। जल्द ही दरवाजे खुलने की आवाज सुनाई दी। स्केच ने धीरे से अपनी आंखें खोली और महिला की ओर देखा। उसके लंबे सुनहरे बाल और बड़ी परपीड़क मुस्कान थी, और उस समय उसने वह सफेद पोशाक नहीं पहनी थी, उसने कुछ हल्का और पहनने में आसान पहना था। यह एक छोटी सी शानदार पोशाक की तरह थी जो उस समय के लिए बहुत उपयुक्त नहीं थी। मैंने अपनी माँ से सुना कि नई काउंटेस मजबूत थी, वह आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी। तुम कौन हो बब्बा? महिला ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। कितना असभ्य, मैं भी लगभग तुम्हारी ही उम्र का हूं, बुढ़िया। जब स्केच ने महिला को करीब से देखा तो उसके सिर में एक नस उभर आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महिला की विशेषताओं को देखकर स्केच को काउंटेस कार्मिला की याद आई। मैं देख रहा हूं, तुम कार्मिला की बेटी हो, है ना? बिल्कुल, उसने गर्व से अपनी छाती पीट ली। भले ही उस क्षेत्र में लगभग कुछ भी नहीं था। उस महिला की मां को याद करते हुए, जो एक कामुक गोरी लड़की थी और अपनी सुंदरता से इस दुनिया में किसी को भी मोहित कर सकती थी, उसने एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी। ठीक है, ऐसा लगता है कि उस महिला के जीन पूरी तरह से विरासत में नहीं मिले थे। नताशिया के सिर में एक नस उभर आई। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे पिता की गलती है। तुम्हारे पिता के परिवार की सभी महिलाएं बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं, पतली और बिना स्तन वाली, बेचारी कार्मिला। स्केचर उस समय काफी बचकाना था। नताशिया के सिर में कई नसें उभरने लगी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। सुनहरी बिजली नताशिया के शरीर पर छाने लगी। उसके बाल गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन करने लगे और उसने क्रोधित चेहरे से स्कैथर की ओर देखा। उस समय उसे छेड़ना बहुत आसान था। खैर, दोनों महिलाएं युवा थीं। ओह! स्केच की मुस्कान और चौड़ी हो गई। कुतिया, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थी। नताशिया बिजली के निशान छोड़कर गायब हो जाती है और बर्फ के सिंहासन के सामने प्रकट होती है। बूम! नताशिया ने अपनी पूरी ताकत से स्कैथर पर हमला किया। लेकिन स्कैथेच ने नताशिया के हमले को नंगे हाथों से रोक लिया। बुरा नहीं। स्केच की आंखें खून से लाल होने लगी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। स्कैथर के शरीर पर भारी दबाव पड़ा। गल्प। नताशिया ने जोर से निगल लिया। अल्पविराम, अल्पविराम, अल्पविराम। उस लड़ाई का नतीजा, निस्संदेह स्कैथेच जीत गया, लेकिन उसे एक उपद्रव प्राप्त हुआ जो हमेशा उससे लड़ने के लिए आता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह उस महिला को नापसंद करती थी। आखिरकार वह प्रतिभाशाली थी और तेजी से विकसित हुई। किसने सोचा होगा कि वह महिला ऐसी अभिव्यक्ति कर सकती है? स्कैथर ने नताशिया की ओर देखते हुए सोचा। सभी काउंटेस में से नताशिया ही वह थी जिसे स्कैथर सबसे अच्छी तरह से जानता था। क्लैन स्नो की काउंटेस एग्नेस और उसके शिष्य की मां, जो क्लैन एड्रेस्टिया से थी, के साथ उसकी कुछ बातचीत हुई थी।
स्केचर ने जो कहा उसे सुनकर विक्टर की सौम्य मुस्कान एक प्यार भरी मुस्कान में बदल गई। वह स्केच की ओर रेंगता है। स्केचर ने विक्टर के चेहरे की ओर देखा, इससे पहले कि उसे पता चलता कि वह उसके करीब था। आप क्या कर रहे हो? किसी कारण से उसे नहीं पता था कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। विक्टर स्केच के गाल को सहलाता है और धीरे धीरे अपना हाथ स्केच की गर्दन की ओर ले जाता है, जो पूरे दृश्य में है। ये देखते हुए उसने अपने सामान्य कपड़ों से अलग बैगी कपड़े पहने हुए थे, एक ऐसा दृश्य जिसे स्केच के परिवार के बाहर लगभग किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा था। ये खाना खाने का समय है। ओह, ये समझते हुए कि विक्टर क्या चाहता है, स्कैथेच ने इससे इनकार नहीं किया, ये सोचकर कि वह पहले ही कई बार ऐसा कर चुकी है और उसे थोड़ी भूख भी लग रही थी। लेकिन विक्टर के काउंट बन जाने के बाद जब वह ऐसा करता था तो वह अपने दिल को दौड़ते घोड़े की तरह धड़कने से रोक नहीं पाती थी। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे यह नापसंद था। स्कैथेच अपनी स्थिति को समायोजित करती है जब वह विक्टर की गर्दन को देखती है और उसके सूट शर्ट के बटन खोलना शुरू कर देती है। विक्टर अपना चेहरा स्केच की गर्दन के करीब लाता है। वह अपना मुंह थोड़ा सा खोलता है और फिर स्कैथेच की गर्दन काट लेता है। हम टिल्डा, स्केच ने कराह रोक ली। जैसा कि अपेक्षित था, उसका खून बेहतर है। विक्टर को लगा जैसे वह दावत कर रहा हो। उस खून के विपरीत जो उसने पहले चखा था, स्केच, वायलेट, साशा और रूबी का खून उसके लिए सबसे अच्छा खून था। धीरे धीरे उसकी आंखें खून से लाल होने लगती हैं, फिर वह अपना मुंह खोलती है और विक्टर के कॉलरबोन के क्षेत्र को काट लेती है। उस स्वाद को महसूस करते हुए जो उसे कभी पर्याप्त नहीं लगता, अनजाने में वह विक्टर को कसकर गले लगा लेती है। वह अपने पैरों को विक्टर की कमर के चारों ओर लपेटती है और उसे ऐसे भींचती है जैसे वह उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रही हो। विक्टर ने स्कैथेच की कमर को थोड़ा जोर से पकड़ लिया। वह पर्याप्त नहीं है। उसकी आंखें खून से लाल चमकने लगी। मुझे और अधिक की आवश्यकता है। अचानक स्कैथेच को महसूस हुआ कि गर्मी की लहर उसके शरीर पर आक्रमण कर रही है। उसका शरीर थोड़ा गर्म होने लगा और एक महत्वपूर्ण स्थान से अजीब तरल पदार्थ निकलने लगा। मुझे चूसा जा रहा है टिल्डा। उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर होने लगी। वो उत्तेजित हो गई। उसे अपने शरीर में गर्माहट महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो विक्टर की आग उसके शरीर पर आक्रमण कर रही हो। उसे भूख लगने लगी। उसकी स्थिति अस्त व्यस्त हो गई। लेकिन सब कुछ के बावजूद उसने विक्टर की गर्दन काटना बंद नहीं किया। वो बस विक्टर को कसकर दबा देती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि विक्टर के पास सख्त शरीर नहीं होता, तो उसका पूरा शरीर पहले ही इस स्केच पकड़ से पूरी तरह टूट चुका होता। अल्पविराम 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 अल्पविराम। जब नताशिया ने अपने सामने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें बहुत अधिक चमकने लगी। विक्टर स्केच को अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठा था, जबकि उन दोनों के कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे। वे दोनों जोर जोर से सांस ले रहे थे। स्कैथेच का सिर विक्टर की छाती पर टिका हुआ था, उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसका दिमाग खाली था। वह सुसंगत विचार नहीं बना सकी। नताशिया की दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई और फिर उसने स्केच के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान से एक संदिग्ध तरल पदार्थ गिरते हुए देखा और पूरे सोफे क्षेत्र को पूरी तरह से गीला कर दिया। उसने कुछ क्यों नहीं पहना है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बहुत कुछ लीक कर रही है। क्या वह इतनी उत्साहित थी? नताशिया की आंखें लाल होकर चमकने लगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि स्केच जैसा कोई व्यक्ति विक्टर के प्यार पर इतनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया कर रहा था। ये बहुत भद्दा है। इतनी जलन हो रही है। मैं भी इसे महसूस करना चाहता हूँ। वह अपने विचारों के प्रति बहुत ईमानदार थी। नताशिया को अपने सामने ये दृश्य देखकर अच्छा लगा, हालांकि वह जानती थी कि उन्होंने कुछ खास नहीं किया है और उन्होंने बस एक दूसरे का खून चूसा है। लेकिन वे दोनों ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं मानो उन्होंने लगातार 7 दिनों तक खरगोशों की तरह सेक्स किया हो। वह वास्तव में जानना चाहती थी कि वे इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों कर रहे थे। क्या वे सिर्फ खा नहीं रहे थे? अब इसके बारे में सोचें, वह इससे भी ईर्ष्या करती है। वह उस स्वाद को फिर से महसूस करना चाहती है। वह भी वैसा ही इलाज चाहती है। ओह, वह अपना हाथ अपने सिर पर रखती है जैसे उसके सिर में एक नस उभरने लगती है। वह चिड़चिड़ी थी, वह निराश थी और साथ ही, वह थोड़ी डरी हुई भी थी। वह डरती थी कि कहीं उसकी इच्छाएं हावी ना हो जाए और विक्टर के साथ उसका वर्तमान रिश्ता खराब ना हो जाए।
मुझे बस इंतजार करना चाहिए। हाँ, मुझे इंतजार करना चाहिए, रुकिए। उसने खुद को समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन स्केच के महत्वपूर्ण हिस्से को छूने वाली किसी सख्त चीज को देखकर उसके विचार पूरी तरह से रुक गए। नताशिया का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान आ गई। मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। मैं उसे अपने अंदर चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वह मेरे अंदरूनी हिस्से को अपने रंग से रंग दे। उसकी आंखें पागलों की तरह चमक रही थी, उसकी सांसें पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। वह पूरी तरह से नियंत्रण खो चुकी थी। ये समय है, विक्टर अचानक बोला। विक्टर की आवाज सुनकर नताशिया तुरंत उस पर नियंत्रण पा लेती है। वह करीब था, मैं लगभग अपना नियंत्रण खो बैठा था। उसने राहत की सांस ली और साथ ही निराशा भी महसूस की। स्केचर ने अपना सिर उठाया और पूछा। तुम फिर कहाँ जा रहे हो? स्केचर ने उत्सुकता से पूछा। एक मुलाकात के लिए। ओह, ऐसा लग रहा था कि स्केथेज का मूड बहुत खराब हो गया था। और केवल वही नहीं, विक्टर को भी उसके साथ ही कमरे में मौजूद किसी व्यक्ति की ओर से हत्या के इरादे का हल्का एहसास हो सकता था, लेकिन उसने कुछ समय के लिए महिला को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। विक्टर ने फीकी मुस्कान बिखेरी। क्या आप भविष्य में मेरे साथ जाना चाहेंगे? कहाँ जाए? उसने भ्रमित होकर विक्टर की ओर देखा। एक मुलाकात के लिए। विक्टर की मुस्कान देखकर स्केच ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, किसी तरह उसे अपने गाल पर खुजली महसूस हुई। उसने अपना चेहरा घुमाया और बोली। जो कुछ भी, उनका मूड काफी बेहतर लग रहा था। विक्टर ने हल्की मुस्कान बिखेरी क्योंकि वह जानता था कि भले ही उसने इसकी पुष्टि नहीं की थी, स्केच ने जो कहा वह मूल रूप से हाँ था। वह कितनी प्यारी है। विक्टर अंदर से घबरा रहा था, लेकिन वह एक राजकुमारी की तरह स्केच को पकड़कर खड़ा हो गया और जल्द ही उसने स्केच को सोफे पर लिटा दिया। स्केथेक कुछ सेकंड के लिए विक्टर की पीठ को घूरता है, लेकिन जल्द ही वह अपना चेहरा एक तरफ कर लेती है, क्योंकि किसी कारण से उसे लगा जैसे वह अब उसका सामना नहीं कर सकती। विक्टर नताशिया की ओर चल दिया। नताशिया का शरीर थोड़ा कांप उठा जब उसने उसे अपने पास आते देखा। वह सोच रही थी कि क्या उसने कुछ गलत किया है। विक्टर नताशिया के सामने रुकता है। नताशिया ने बिना किसी डर के विक्टर का सामना किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह उथल पुथल में थी। विक्टर ने एक छोटी, तटस्थ मुस्कान दिखाए, उसने बोलते समय महिला के सिर को छुआ और थोड़ा सहलाया। याद करो मैंने क्या कहा था, उन्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि उसने नताशिया से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह और वह एक दूसरे को इस तरह से समझते थे कि शब्दों की जरूरत नहीं थी। आखिरकार वह और विक्टर काफी हद तक एक जैसे थे। नताशिया ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। वह ईमानदार होगी। उसने सोचा कि उसे एक बच्चे की तरह व्यवहार किए जाने से नफरत होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे पसंद आया। अचानक सभी ने सुना। प्रिय, रूबी और वायलेट अपने चेहरे पर झुंझलाहट के भाव लिए दिखाई दिए, और जब उन्होंने विक्टर और स्कैथर की वर्तमान स्थिति और नताशिया के सिर पर विक्टर का हाथ देखा तो उनके भाव और भी अधिक चिड़चिड़े हो गए। विक्टर ने सौम्य मुस्कान के साथ रूबी और वायलेट की ओर देखा। लड़कियों की हालत देखकर किसी तरह विक्टर बॉस फाइट का संगीत सुन सका।